नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें और इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस अंक की हेडलाइंस पर। भारत ने इलेक्ट्रिक 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों के लिए लॉन्च किए लो कॉस्ट चार्जिंग डिवाइस। इजराइल फिलिस्तीन के पुराने मतभेदों ने नए संघर्षों को बढ़ावा दिया। वैश्विक विशेषज्ञ पैनल के अनुसार कोविड आपदा से बचा जा सकता था। कोविड-19 महामारी के दौरान नकली दवाओं की समस्या फिर से बढ़ी है। उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना यानी PLI योजना 8 से 12 गीगावाट अधिक सौर विनिर्माण क्षमता सृजित कर सकती है। और अब खबरें विस्तार से। भारत ने इलेक्ट्रिक 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों के लिए लो कॉस्ट चार्जिंग डिवाइस लॉन्च किए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार PSA का कार्यालय नीति आयोग की टीम के साथ निकट समन्वय में इस पहल पर कार्य कर रहे हैं। नए लो कॉस्ट चार्जिंग अवसंरचना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाने में तेजी लाना है। समूह ने एक स्मार्ट प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट चार्जिंग पॉइंट के लिए 3500 रुपए से कम मूल्य का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसे एक स्मार्टफोन के माध्यम से भी संचालित किया जा सकता है। उपयोगकर्ता का स्मार्टफोन निम्न शक्ति यानी लो पावर ब्लूटूथ के माध्यम से LAC के साथ संचार स्थापित करेगा और इसे बैकएंड तक जोड़कर लेन देन, भुगतान और एनालिटिक्स यानी विश्लेषिकी को सक्षम करेगा। इसके अलावा LAC डिवाइस को किसी भी स्थान पर अत्यधिक पहुंच वाले स्थल पर परिनियोजित करने का उद्देश्य है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा नई LAC अवसंरचना की अभिपुष्टि की जाएगी। साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना यानी PLI योजना नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज को स्वीकृति प्रदान की है। इससे आयात निर्भरता में कमी आएगी और ये आत्मनिर्भर भारत पहल को समर्थन प्रदान करेगा। साथ ही ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग को सुविधाजनक बनाएगा जो काफी कम प्रदूषणकारी सिद्ध होते हैं। एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल नई पीढ़ी की भंडारण प्रौद्योगिकियां हैं। एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल विद्युत ऊर्जा को या तो रासायनिक विद्युत ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित कर सकते हैं और इसे आवश्यकता पड़ने पर विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। आइए अब जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भारत में क्या क्या पहलें आरंभ की गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना की। ये देश में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय ईंधन की सुरक्षा करने में सहायता प्रदान करेगी। दूसरा है फेम यानी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों का त्वरित अंगीकरण और विनिर्माण इंडिया योजना। इसका उद्देश्य सब्सिडी प्रदान करके इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना है। इसमें तकनीकी विकास, मांग सृजन, प्रायोगिक परियोजनाएं और चार्जिंग अवसंरचना के 4 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। अगला है चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम। ये भारत को मोबाइल और कंपोनेंट विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए समयबद्ध नीति निर्धारित करता है। और अगला है नीति आयोग द्वारा संचालित नेशनल मिशन फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज। इसका उद्देश्य स्वच्छ, संयोजित, साझा, सतत और समग्र गतिशीलता पहल को बढ़ावा देना है। अगली खबर इजराइल और फिलिस्तीन विवाद से संबंधित है। इजराइल फिलिस्तीन के बीच पुराने मतभेदों ने नए संघर्ष को बढ़ावा दिया। हालिया संघर्ष के लिए उत्तरदायी कारण है अल अक्सा मस्जिद में संघर्ष। जब इजराइल की दंगारोधी पुलिस का यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों के साथ हिंसक विवाद हुआ तो इसमें 160 से अधिक लोग घायल हो गए थे। यरूशलेम के पुराने शहर में स्थित अल अक्सा मस्जिद परिसर इस्लाम के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है। दूसरा कारण है पूर्वी यरूशलेम में कुछ फिलिस्तीनी परिवारों का निष्कासन। इजराइल ने वर्ष 1967 में 6 दिवस के युद्ध के बाद जॉर्डन के अधीन रहे पूर्वी यरूशलेम पर अधिकार करके इसे अधिग्रहित कर लिया था। संघर्ष की शुरुआत 20वीं सदी के आरंभ में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 3 लाख से अधिक यहूदी फिलिस्तीन में प्रवास कर गए थे और वहां बस गए थे और बाद में उन्होंने एक नए देश की मांग की थी। वर्ष 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने अरब और यहूदियों के बीच फिलिस्तीन को विभाजित करने के लिए मतदान किया था। यहूदी निवासियों ने समझौते को स्वीकार कर लिया और वर्ष 1948 में इजराइल की स्वतंत्रता की घोषणा की, जबकि अरबों ने समझौते को अस्वीकार कर दिया था। आइए अब जानते हैं इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत का पक्ष। भारत द्विराष्ट्र समाधान में विश्वास करता है। भारत इजराइल के साथ अपने बढ़ते संबंधों को बनाए रखने के साथ साथ एक संप्रभु और स्वतंत्र एक व्यवहार्य फिलिस्तीन राज्य की स्थापना का समर्थन करता है। हालिया संघर्ष पर भारत ने दोनों पक्षों से शांति स्थापित करने का आह्वान किया है।
अगली खबर कोविड से जुड़ी है। एक वैश्विक विशेषज्ञ पैनल के अनुसार कोविड आपदा से बचा जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने महामारी तत्परता और प्रतिक्रिया के लिए एक स्वतंत्र पैनल नियुक्त किया था। इस पैनल ने कई निष्कर्ष दिए, जैसे इसने कहा कि WHO को जल्द ही आपातकाल घोषित करना चाहिए था। जिन देशों ने विज्ञान के महत्व को कम किया, वे अपनी प्रतिक्रिया में विश्वास सृजित करने में नाकाम रहे और इसके अलावा उन्होंने असंगत रणनीतियों का अनुसरण किया, जिससे वे महामारी के विरुद्ध तैयारी में पिछड़ गए। इससे उच्च संक्रमण और मृत्यु दर की स्थिति उत्पन्न हुई। राष्ट्रीय स्तरों पर महामारी की तत्परता काफी हद तक कम वित्त पोषित रही है। रिपोर्ट में ये कहा गया कि स्वास्थ्य प्रणाली और स्वास्थ्य कार्यकर्ता दीर्घकालीन संकट के लिए तैयार नहीं थे। रिपोर्ट में वर्तमान महामारी से निपटने के लिए कुछ अनुशंसाएं भी की गई हैं, जैसे धनी देशों को कोवैक्स योजना में 92 सबसे निर्धन क्षेत्रों को सहायता प्रदान करनी चाहिए। G7 राष्ट्रों को WHO के वर्ष 2021 के लिए एक्सेस टू कोविड टूल्स एक्सेलरेटर कार्यक्रम के जरिए टीकों, निदानिकियों और चिकित्सा विधानों के लिए आवश्यक $19 बिलियन के 60% का भुगतान करना चाहिए। कोविड टीकों के लिए स्वैच्छिक लाइसेंसिंग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण या बौद्धिक संपदा अधिकारों की छूट को लागू करना चाहिए। G20 को एक अंतर्राष्ट्रीय महामारी वित्त पोषित सुविधा भी निर्मित करनी चाहिए। WHO स्वास्थ्य के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है। ये स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, विश्व को सुरक्षित रखने और सुभेद्य लोगों की सेवा करने के लिए पूरे विश्व में कार्य करती है। अगली खबर नकली दवाओं से संबंधित है। कोविड महामारी के दौरान नकली और अवमानक दवाओं की समस्या दोबारा प्रकट हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जाली या नकली दवाएं वे हैं जिनकी पहचान या स्रोत के संबंध में जानबूझकर छल पूर्वक भ्रमित किया जाता है। अवमानक दवाएं वे औषध उत्पाद हैं जो अपने निर्धारित गुणवत्ता मानकों और विशिष्टताओं को पूर्ण नहीं करते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD तथा यूरोपीय संघ के बौद्धिक संपदा कार्यालय के शोध के अनुसार औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की मौजूदगी के बावजूद भारत विश्व में नकली दवाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये अधिनियम भारत में दवाओं के आयात, निर्माण और वितरण को नियंत्रित करता है। आइए जानते हैं कि भारत नकली दवाओं का अग्रणी उत्पादक क्यों है। इसमें प्रमुख कारण है कानूनों के प्रावधानों की व्याख्या और उनके कार्यान्वयन में असमानता, विशेष रूप से प्रशिक्षित संवर्ग और अपर्याप्त परीक्षण सुविधाओं की कमी, स्वचिकित्सा की पद्धतियों का प्रचलन, वास्तविक दवाओं की उच्च लागत। हालांकि इस संबंध में कई उपाय भी किए गए हैं, जैसे नकली दवाओं के संकट से निपटने और रोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों जैसे कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI, सीमा शुल्क विभाग, पुलिस आदि के बीच सहयोग और सहभागिता का परिवेश सृजित किया जाना चाहिए। वितरण माध्यमों को नवीनतम तकनीकी उपकरणों जैसे बारकोड, होलोग्राम, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप्स आदि के साथ अपग्रेड किया जाना चाहिए और नकली दवाओं के जोखिमों के बारे में जागरूकता सृजित करनी चाहिए। अगली खबर PLI योजना से संबंधित है। उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना यानी PLI योजना 8 से 12 गीगावाट अधिक सौर विनिर्माण क्षमता सृजित कर सकती है। नवीकरणीय क्षेत्र के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना 8 से 12 गीगावाट की अतिरिक्त वार्षिक सौर सेल और मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता के विकास की सुविधा प्रदान कर सकती है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2030 तक 280 गीगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें से लगभग 240 गीगावाट अभी भी निर्माणाधीन है या अभी तक परिचालन में नहीं आए हैं। आइए अब जानते हैं भारत में सौर ऊर्जा के लिए की गई पहलों के बारे में। 20,000 मेगावाट से अधिक की संस्थापित सौर ऊर्जा क्षमता को लक्षित करने वाले कम से कम 25 सौर ऊर्जा पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है। देश भर में सौर ऊर्जा के शीघ्र अतिशीघ्र विस्तार के लिए नीतिगत परिस्थितियों के निर्माण द्वारा सौर ऊर्जा में भारत को विश्व में अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत की गई है। वर्ष 2022 तक रूफटॉप सौर परियोजनाओं के माध्यम से 40,000 मेगावाट की संचयी क्षमता प्राप्त करने के लिए ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर स्कीम आरंभ की गई है। सूर्य मित्र कार्यक्रम का लक्ष्य युवाओं के कौशल को विकसित करना और उन्हें सौर ऊर्जा क्षेत्र में नए उद्यमी बनने के लिए तैयार करना है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने ये अध्ययन किया है कि वर्ष 2020 में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि में वर्ष 2019 से 50% से अधिक की गिरावट आई है और इसका मुख्य कारण कोविड-19 महामारी से निर्माण कार्यों में हुई देरी है।
आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स को भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम सरकारी प्रतिभूतियां हैं जो स्वर्ण के ग्राम में नामांकित हैं। ये भौतिक रूप से स्वर्ण रखने का विकल्प प्रदान करती हैं। बॉन्ड अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SHCIL नामित डाकघरों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से विक्रय किए जाते हैं। बॉन्ड की अवधि 5 वर्ष के बाद निकास विकल्प के साथ 8 वर्ष की है। निवेशकों को अंकित मूल्य पर 2.5% प्रति वर्ष की निश्चित दर पर प्रतिकर प्रदान किया जाता है जो अर्धवार्षिक आधार पर देय होगा। कोवैक्सीन को बच्चों पर परीक्षण की अनुमति प्राप्त हुई। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 2 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर क्लिनिकल परीक्षण करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। इससे देश में नाबालिगों में परीक्षण किए जाने वाले प्रथम कोरोना वायरस टीकाकरण का मार्ग प्रशस्त होगा। कोवैक्सीन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारत बायोटेक द्वारा विकसित की गई है। ये भारत में विकसित प्रथम कोविड-19 टीका है। ये एक पूर्ण विरयौन निष्क्रिय टीका है। इसमें रोग के लिए उत्तरदायी कमजोर या निष्क्रिय वायरस का उपयोग किया जाता है जिससे इसके विरुद्ध प्रतिरक्षा तंत्र तैयार होता है। विश्व व्यापार संगठन ने मत्स्य पालन सब्सिडी पर प्रारूप पाठ जारी किया है। भारत और 79 सदस्यीय अफ्रीकी, कैरिबियन और प्रशांत देशों का समूह विश्व व्यापार संगठन के इस प्रारूप का विरोध कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये प्रारूप पाठ वैश्विक मात्स्यिकी सब्सिडी को कम करने पर लक्षित है। इसे विकासशील देशों के विशेष और विभेदक उपचार अधिकारों को व्यापक स्तर पर कम करने के प्रयास के रूप में संदर्भित किया जा रहा है। SNDT विकासशील देशों के लिए कई प्रकार से लचीलापन प्रदान करते हैं, जैसे कि समझौतों और प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए दीर्घावधि प्रतिबद्धता का कम स्तर तथा व्यापारिक अवसरों को बढ़ाने के उपाय आदि। WTO का ये प्रारूप विकासशील और अल्प विकसित देशों द्वारा तट के निकट मात्स्यिकी के लिए दी जाने वाली सब्सिडी के लिए समयबद्ध छूट का प्रस्ताव करता है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। ये 37 सदस्य देशों के साथ एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। अधिकांश OECD सदस्य बहुत अधिक मानव विकास सूचकांक के साथ उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं और उन्हें विकसित देश माना जाता है। OECD देश और प्रमुख साझेदार विश्व व्यापार एवं निवेश के लगभग 80% का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक है। भारत इसका सदस्य नहीं है लेकिन एक प्रमुख आर्थिक भागीदार है। OECD द्वारा जारी रिपोर्ट और सूचकांक हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक और OECD बेहतर जीवन सूचकांक। एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन की वजह से केन्याई चाय खतरे में है। भविष्य में केन्या में तापमान वृद्धि और अत्यधिक वर्षा की घटनाओं में बढ़ोतरी की वजह से चाय के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न होगा। चाय के लिए भलीभांति शुष्क और प्रकृति में गहरी चिकनी बलुई मृदा की आवश्यकता होती है जिसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में हो और pH मान 4.5 से 5.5 हो। चाय की गुणवत्ता 1000 से 2500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर उत्कृष्ट होती है। इष्टतम तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। चीन चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसके बाद भारत का स्थान है। भारत में असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में चाय का उत्पादन होता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए विजन IAS की पूरी टीम आपसे अपील करती है कि दवाई भी और कड़ाई भी के मंत्र को याद रखें। 18 वर्ष से ऊपर आयु के सभी लोग टीका लगवाएं और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। लेकिन इसके साथ ही कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहने, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।